नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुक्त हस्तचित्रण के ऊपर है। ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग के ऊपर कि फ्री हैंड ड्राइंग क्या होती है, तो फ्री हैंड ड्राइंग क्या होती है इसके बारे में पूरा लेक्चर, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों करा चुका हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा मुक्त हस्तचित्रण के ऊपर है और ये पार्ट 3 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कौन सा पार्ट 3 है। ठीक है, तो बुक से की नेक्स्ट सीरीज़ है। अब फ्री हैंड ड्राइंग क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, फ्री हैंड ड्राइंग क्या होती है, जब हम एक ग्राफ एक पेपर ले लें, ठीक है, एक ड्राइंग शीट ले लें, ड्राइंग शीट और पेंसिल और रबड़ के माध्यम से हम हाथ के माध्यम से क्या बनाएं, एक हम ड्राइंग बनाएं तो हम फ्री हैंड स्केच कहते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, तो फ्री हैंड ड्राइंग की सीरीज़ में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है आज का पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन्स की हम कैसे ड्राइंग बनाते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। प्लेन फिगर्स यानी समतल आकृतियाँ जिनमें पॉलीगन है, पॉलीगन को हम हिंदी में कहते हैं बहुभुज। क्या कहते हैं? बहुभुज। ठीक है, अब बहुभुज क्या होता है इसके बारे में बताऊं आपको। देखिए, बहुभुज यानी बहु मतलब क्या होता है, यानी जिसमें 5 या 5 से अधिक भुजा होती हैं उसे हम कहते हैं बहुभुज। क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। जिस बहुभुज में क्या होती हैं, क्या कहलाएगा बहुभुज? कहने का मतलब क्या है, जब क्या होंगी 5 या 5 से ज़्यादा भुजा होंगी। ठीक है, कोई भी प्लेन समतल आकृति, कोई भी समतल आकृति हुई और वो क्या है 5 या 5 से अधिक भुजाओं से बनी हुई आकृति होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, देखिए पॉलीगन इज एन प्लेन फिगर, यानी जो बहुभुज क्या होता है, एक समतल आकृति होती है, बाउंडेड बाई मैनी यूजुअली 5 और मोर यानी स्ट्रेट लाइन, जो कि 5 या 5 से अधिक यानी सीधी रेखाओं से कैसी होती है? घिरी हुई होती है। 5 या 5 से अधिक सीधी रेखाओं से घिरी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। ठीक है, व्हेन ऑल द साइड आर इंक्लूड एंगल आर इक्वल, जब सभी साइडों के जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उसे कहते हैं इट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। वो क्या कहलाता है? रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। कैसा कहलाता है? रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? तो रेगुलर को हम हिंदी में कहते हैं समबहुभुज। क्या कहते हैं? समबहुभुज कहते हैं। समबहुभुज यानी जिस बहुभुज की सभी भुजाएं कैसी हों? समान हो, सभी कोण समान हो, उसी का कहते हैं रेगुलर पॉलीगन या समबहुभुज कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जब बहुभुज की सभी भुजाएं कैसी हों? असमान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इर्रेगुलर पॉलीगन क्या कहते हैं? इर्रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, तो इसका होता है विषम बहुभुज। ठीक है, सभी भुजाएं कैसी होती हैं? विषम होती हैं। ठीक है, समान नहीं होती, इसे विषम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो उस आया समझ में आपके? तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन में सभी भुजाएं कैसी होंगी? आपकी सभी समान होंगी, सभी समान होंगी। ठीक है, इसकी सभी की साइज समान होगी और सभी के कोण बराबर होते हैं, उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब रेगुलर पॉलीगन कौन कौन से होते हैं तो देखिए उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नेम दे रखा है पेंटागन। ठीक है, उसके बाद उसकी साइड दे रखी है और उसकी आकृति दे रखी है। तो कैसे कैसे होते हैं पॉलीगन देखिए। तो सबसे पहले पेंटागन। ठीक है, पेंटागन को हम हिंदी में कहते हैं पंचभुज। क्या कहते हैं? पंचभुज। ठीक है, पंच माने 5, भुज माने भुजा, जिसमें 5 भुजाओं की आकृति है वो क्या कहलाएगी? पंचभुज कहलाएगी। पंचभुज की जो भुजाएं कितनी? 5 होंगी, साइड होंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है तो देखिए, पंचभुज में देखिए 5 भुजाएं, 1 2 3 4। अब भुजाओं भी जो सभी भुजाएं कैसी हैं? समान आकृति हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो पंचभुज के जो अंत्य कोण होते हैं, जो ये अंत्य कोण है, इनका जो कोणों का मान होता है 108 डिग्री। कितना होता है? 108 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? 108 होता है। उसके बाद चलते हैं हेक्सागन। हेक्सागन को हिंदी में कहते हैं षटभुज। क्या कहते हैं? षटभुज। यानी षटभुज का मतलब क्या होता है? 6 भुजाओं वाली आकृति। ठीक है, उसे हम षटभुज कहेंगे। षटभुज में 6 साइड होंगी और देखिए 1 2 3 4 5 6 साइड है। ठीक है, और इसके जो अंत्य कोणों का जो योग होगा वो कितना होता है? 120 होता है। कितना होता है? इसके जो कोण अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 120 इसका होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है आपका हेप्टागन। हेप्टागन कहते हैं सप्तभुज। क्या कहते हैं हम? सप्तभुज कहते हैं। ठीक है, अब सप्तभुज सप्तभुज यानी 7 भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति वो कहलाएगी? सप्तभुज कहलाएगी, हेप्टागन कहलाएगी। ठीक है, इसमें 7 साइड होंगी। ठीक है, 7 भुजा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सप्तभुज कहते हैं। उसके बाद है आपका, देखिए अब हम आकृतियों की हम फ्री हैंड स्केच कैसे करते हैं तो उसके बारे में सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें फ्री हैंड स्केच करने पर हमें उसी अनुपात में होना चाहिए जैसे हमें लगता है। जैसे ठीक है, जैसे हम पंचभुज की फ्री हैंड स्केच करते हैं, किसी करते हैं? पंचभुज की फ्री हैंड स्केच करते हैं। अब पंचभुज की फ्री हैंड स्केच करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसमें कोई भी बहुभुज है, समान बहुभुज वाला है, समबहुभुज है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण बराबर होंगे, तो उसके लिए हमें कोण निकालना जरूरी होता है। जैसे अंदाज के लिए हम कर लेते हैं, जैसे बहुभुज के जो अंत्य कोण होते हैं ना, पंचभुज का जो पंचभुज है, षटभुज है, किसी का भी अंत्य कोण होता है तो उसको निकालने का सूत्र होता है, मैं आपको बताऊँ तो उसका सूत्र होता है 2n-4, 2n-4। ठीक है, इंटू 90
बटे एन होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। तो एन का मतलब होता है यहाँ पर भुजा, एन का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। अब पंचभुज में कितनी भुजा होंगी, 5 भुजा होंगी, कितनी भुजा होंगी, 5 भुजा होती हैं, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं, इसका सूत्र निकालते हैं, पंचभुज के लिए निकालते हैं, ठीक है। हम पंचभुज के लिए पेंटागन के लिए निकालते हैं। तो पेंटागन के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए। तो देखिए 2, एन का मतलब कितना है, 5 -4, ठीक है, इंटू 90, ठीक है, बटे एन। एन का मतलब कितना है, 5 होगा यहाँ पे। अब देखिए 2 × 5 कितना होगा, 10 हो गया, 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा, 6 में अब 90 गुणा करेंगे, 6 × 90, ठीक है, बटा 5, ठीक है, बटा 5 हो गया। ये हो गया आपका 540/5, ठीक है। और इस प्रकार जो इसका जो कोण आया वो कितना आया, 108 डिग्री, कितना आया, 108 डिग्री कोण आएगा, ठीक है। तो अंत कोणों का मान कितना है, 108 है। और सभी कोणों का योग जो होगा इसके पंचभुज के सभी कोणों का योग जो होगा कितना होगा, सभी कोण कितने के होंगे, यानी एक कोण कितना है, 108 का है। तो सभी कोण यानी 5 हो जाएंगे, कितने होंगे, 108 × 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 540 डिग्री, सभी कोणों को 540 हो जाएगा। और प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस अंदाज से लेते हुए चलना, हमें पंचभुज कैसे बनाएंगे। देखिए पंचभुज बनाने के लिए सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद देखिए, तो ये बड़ी है, छोटी कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद एक 108 डिग्री पर लगभग अंदाज से हम खींच लेते हैं एक और लाइन, ठीक है। ये समान लंबाई की होगी, कितनी की होगी, समान लंबाई की। और एक और ये लाइन खींच लेते हैं, ये खींच लेते हैं 108 डिग्री पर लगभग, ठीक है, अंदाज से खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद एक भुजा ये खींच लेते हैं और एक भुजा ये। इस प्रकार इस एक पंचभुज की ये क्या होगी, आकृति होगी, ठीक है। ये क्या हमने जो बनाया ये लिख देते हैं यहाँ पर ए, ठीक है, और ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये ई, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। अब ये इसका जो कोण है ये कितना होगा, इसका जो कोण होगा वो कितना होगा, 108 डिग्री होगा, ठीक है। अब इन सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो क्या होगी, सबकी बराबर होगी, सबकी बराबर होगी, सबकी बराबर लंबाई होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, पंचभुज। अब उसके बाद जैसे अगर हम षट्भुज बनाना है, षट्भुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 120 डिग्री होता है। और जो टोटल कोण होते हैं, टोटल कोणों का योग कितना होता है, 720 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम कोण निकालें तो कोण कितना आ गया, 120 आ गया। अब देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक भुजा, उसके बाद देखिए दूसरी भुजा लगभग 120 डिग्री पर, और उसके बाद ये तीसरी भुजा, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, तीसरी भुजा है, ठीक है। तो तीसरी भुजा बनाई हमने, उसके बाद ये चौथी भुजा, ठीक है। उसके बाद ये पांचवी भुजा और ये छठवीं भुजा, ठीक है। इस प्रकार हम षट्भुज बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, षट्भुज बना सकते हैं, ठीक है। षट्भुज का नामकरण पॉइंटों का ABCD, ठीक है, EF, ठीक है, इस प्रकार है ना। उसके बाद हम सप्तभुज बनाना चाहें तो सप्तभुज का जो कोण होता है, ठीक है, सप्तभुज के जो कोण होते हैं, सप्तभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 128.57 डिग्री होता है, ठीक है। प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो इतना होता है, ठीक है। और अगर हम जो टोटल कोणों का योग निकालें तो इसमें अगर हम गुणा कर दें, कितने का, 7 का गुणा कर दें, ठीक है। तो ये लगभग कितना आएगा, 900 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 900 डिग्री आता है सभी कोणों का योग। तो देखिए सप्तभुज कैसे बनाएंगे, सप्तभुज बनाने के लिए वही, ठीक है, लगभग एक भुजा ये, एक भुजा ये, 3 भुजा, ठीक है, 3 भुजा बना लेंगे। फिर उसके बाद चौथी भुजा, पांचवी भुजा, ठीक है, छठवीं भुजा, ये छठी भुजा, ठीक है, और ये सातवीं भुजा। इस प्रकार ये सप्तभुज बन जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इस प्रकार सप्तभुज बना सकते हैं। तो हम ये फ्री हैंड स्केच इस तरह के। उसके बाद चलते हैं हम ऑक्टागन की तरफ। ऑक्टागन का मतलब होता है अष्टभुज, जिसमें कितनी भुजा हो, 8 भुजा होते हैं, अष्टभुज कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, अष्टभुज कहते हैं, ठीक है। अष्टभुज का ये 8 भुजा होती है, ठीक है, इसमें 8 भुजा। और इसका जो टोटल प्रत्येक कोण जो इसका उतना कितना होता है, 135 डिग्री होता है, ठीक है, 135 डिग्री इसका कोण होता है। उसके बाद नवनेगन होता है। नवनेगन मतलब होता है नवभुज, यानी 9 भुजाओं वाली आकृति, जिसमें 9 होंगी, ठीक है, इसमें 9 भुजा होती हैं। उसके बाद जो डेकागन होता है 10 भुज होता है, यानी जिसमें कितनी भुजा होती है, 10 भुजा होती हैं। ये डेकागन यानी 10 भुजा होंगी इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए
अब मैं आपको ऑक्टागन बनाना सिखाता हूँ। ज़्यादातर ऑक्टागन देखिए, पेंटागन और हेक्सागन और ऑक्टागन, ये ज़्यादातर क्वेश्चनों में आते हैं, ठीक है। तो ऑक्टागन जो बनाने के लिए सबसे पहले एक भुजा, उसके बाद ये दूसरी, फिर तीसरी, उसके बाद ये चौथी, पाँचवीं, छठवीं भुजा, ठीक है। उसके बाद सातवीं भुजा और उसके बाद ये आठवीं भुजा। तो इस प्रकार हम क्या बना सकते हैं, एक ऑक्टागन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है। इस प्रकार ये ऑक्टागन बन गया। क्या बन गया, ऑक्टागन, ठीक है। ऑक्टागन हो गया, ऑक्टागन बना सकते हैं। इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 135 डिग्री हो सकता है, ठीक है, होता है। तो देखिए 135 डिग्री के प्रत्येक कोण का मान होता है, ठीक है। तो ये ऑक्टागन हमने बना लिया। इस प्रकार हम फ्री हैंड डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं ये अंडकागन, ठीक है। यानी ये होता है 1 10 भुज, यानी 11 भुजाओं वाली आकृति। इसमें कितनी भुजा होंगी, 11 होंगी, ठीक है। डिओडेकागन उसका मतलब ठीक है 12 भुज, यानी 12 भुजाओं वाली आकृति कितने की, 12 भुजाओं वाली, जिसमें 12 भुजा होंगी, ठीक है। इसमें 12 भुजा होती है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद मैं आपको ये बताऊँ आपको, जैसे प्रत्येक कोण का मान किसी भुजा का निकालना है तो उसके लिए सूत्र ये होता है, प्रत्येक कोण का मान 2n-4, ठीक है, इंटू 90/n। इस सूत्र को यूज़ करके हम 11 भुजा 12 भुजा कितनी भुजाओं वाली आकृति का हम प्रत्येक कोण का मान निकाल सकते हैं, और सभी कोणों का मान भी हम निकाल सकते हैं। सभी कोणों का मान का जो सूत्र होता है वो होता है 2n-4 इंटू n इंटू 90, ठीक है। सभी कोणों के लिए ये सूत्र होता है और प्रत्येक कोण के लिए ये सूत्र हम यूज में लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कुछ आकृति है, ठोस आकृति है, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये प्रिज्म, ठीक है। इनकी हम ये भी फ्री हैंड डिस्कस करने के लिए आ जाते हैं। ज्यामिति में ऐसी ठोस आकृतियाँ जिनका शीर्ष व आधार एक समान हो प्रिज्म कहलाते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है, ये तो देखिए ये आधार है और ये क्या है, शीर्ष। जब आधार और शीर्ष कैसे होते हैं, समान होते हैं, आधार भी एक इसमें क्या है, वर्ग है, और शीर्ष भी कैसा है, एक वर्ग है, तो उसे हम कहते हैं क्या, यानी प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रिज्म होगा कौन सा होगा, वर्गाकार प्रिज्म होगा, क्योंकि आधार कैसा है इसका, वर्ग है, और इसका शीर्ष भी कैसा है, वर्ग है, तो ये वर्गाकार प्रिज्म होता है, ठीक है। उसी प्रकार हम पिरामिड में अंतर देखें। पिरामिड एक ठोस ऐसी आकृति है जिसका आधार त्रिभुजाकार, वर्गाकार, ठीक है, आयताकार, पंचभुज आकृति का हो, परंतु उसके आधार के सारे शीर्ष एक बिंदु सारे शीर्ष बिंदु किसी एक बिंदु पर मिल जाएं तो प्राप्त आकृति को पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड का मतलब क्या होता है, जो आधार क्या हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, कुछ पंचभुज हो सकता है, ऐसी क्या होती हैं, यानी आकृतियाँ होती हैं। और जो इन सभी जो जो सभी शीर्ष बिंदु है ना आधार के, वो सब किससे मिल जाते हैं, शीर्ष पर एक बिंदु से मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये बताए गए हैं, एक तो क्या है आपका ये वर्गाकार प्रिज्म है, और ये वर्गाकार क्या है, पिरामिड है, ठीक है। तो इसमें ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों दे रखी हैं, ठीक है। तो ये आपकी पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है, क्या पिक्टोरियल ड्राइंग कहलाएगी, क्या कहलाएगी, पिक्टोरियल, जिसमें तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, उसे पिक्टोरियल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये लंबाई है, यहाँ पर ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। इसी प्रकार यहाँ पर ये लंबाई है और ये क्या है, इसकी ऊंचाई बताते हैं इसमें। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले वर्गाकार प्रिज्म बनाएंगे, उसके बाद वर्गाकार पिरामिड बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, प्रिज्म, क्या बना रहे हैं, प्रिज्म बना रहे हैं। अब प्रिज्म कौन सा बनाएंगे, वर्गाकार, कौन सा, स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। स्क्वायर प्रिज्म बनाना सिखाते हैं। तो स्क्वायर प्रिज्म कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हमने देखिए एक भुजा ये ली हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल लाइन ली, एक ये वर्टिकल लाइन ली, ठीक है। और इसको हमने कंप्लीट कर दिया, एक बॉक्स को एक वर्गाकार बना दिया। फिर उसको हमने एक कोण पर ले गए, ठीक है, एक कोण पर ले लिया, फिर ये कोण पर लिया, और फिर इसके बाद ये, इस प्रकार हम, ठीक है। अब इसमें जो कुछ इसमें क्या है, अब देखिए एक भुजा ये सामने वाली दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, ठीक है। तो ये सामने वाला मान सकते हैं या इसको मान सकते हैं, ये सामने वाली ये साइड हो जाएगी, ये टॉप से हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो इसमें भुजा है, ये पीछे वाली, ये इसमें नहीं दिख रही है, तो उनको हम डैश डैश लाइन से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, डैश डैश लाइन से बनाते हैं। जो भुजाएं हमें नहीं दिखती हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, डैश यानी हिडन लाइनों से बनाते हैं। कैसे लाइन से, हिडन लाइन दो प्रकार की होती हैं, एक तो डैश्ड थिक होती है, एक डैश्ड थिन होती है। तो कोई सी भी लाइन इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये कौन सा है, वर्गाकार प्रिज्म है। क्या है, वर्गाकार प्रिज्म है, यानी इसका जो नीचे की जो साइड है, इसकी जो नीचे की साइड है, ये क्या है, ये आधार हो गया, ठीक है। ये तो क्या होगा, इसका आधार, और ये क्या है, इसका शीर्ष है। तो देखिए इसमें क्या हमने देखा कि आधार, ये आधार है पूरा, ठीक है, ये आधार हो गया, ठीक है। ये जो आधार है और ये शीर्ष, यानी दोनों कैसे हैं, एक समान है। कैसे हैं, एक समान है, आधार और शीर्ष वर्ग है। तो कैसा होगा, ये वर्गाकार प्रिज्म, ये वर्गाकार प्रिज्म होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्गाकार पिरामिड कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए
हम इनको बनाने का तरीका बताऊंगा आपको मैं। जैसे एक सेंटर लाइन ऐसे खींची हमने, देखिए सेंटर लाइन खींच लेते हैं, एक सेंटर लाइन खींची, एक सेंटर लाइन ये खींच ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने एक वर्ग बनाते हैं इस प्रकार, ठीक है। ये वर्ग बनाना है हमने इस प्रकार, ये वर्ग बना लिया हमने, ठीक है। ये वर्ग बनाया, ठीक है। वर्ग बनाने के बाद, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से इसके, अगर हम इसको इनको यूँ काटें इसको बीच में से, और इसको अगर हम बीच में से काटें तो यहाँ पर ये केंद्र बिंदु मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? केंद्र बिंदु मिल जाएगा। और इस केंद्र बिंदु पर 90 डिग्री पे होते हुए हमने एक सेंटर लाइन खींचनी है, सेंटर लाइन खींचनी है। अब सेंटर लाइन खींच करके अब इन सभी बिंदुओं को, इन सभी बिंदुओं को, इसके जो सभी बिंदु इसको इसको यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से मिलाएंगे तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो ये है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर इस प्रकार ये दिखे कि नहीं, तो इसको हमें डैश बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? डैश बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले इसको खींच देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, और इसको इससे मिला देते हैं। तो ये जो यहाँ पर ये जो लाइन है ये डैश आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि ये पीछे है, छुपी हुई लाइन है, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये लाइन क्या बना सकते हैं, ये क्या है, जो आपका स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। वर्गाकार पिरामिड हो गया, ठीक है। वर्गाकार क्या है? पिरामिड है, पिरामिड, ठीक है। पिरामिड बना हुआ है। तो यानी इसके जो नीचे का चित्र है जो कैसा है, वो वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार। और इसमें जो ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन भी डैश आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये लाइन पीछे की साइड है। इसमें कैसे है? पीछे की साइड है, ठीक है। सामने नहीं है, तो पीछे की साइड है, तो ये भी हमें डैश लेनी पड़ेंगी। कैसे लेनी पड़ेंगी? ये डैश लेनी पड़ेंगी, ठीक है। हिडन लाइन हमें इनको लेना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये और एक ये और एक, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या बना दिया? वर्गाकार पिरामिड बना दिया। उसके बाद चलते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म, ठीक है। जिसकी आधार और शीर्ष कैसे होते हैं, त्रिभुज के टाइप में होते हैं, उन्हें हम त्रिभुजाकार प्रिज्म कहते हैं। और ठीक है, पिरामिड क्या होता है? जिसका जो आधार कैसा होता है, यानी त्रिभुजाकार है, ठीक है। और शीर्ष पर एक बिंदु, यानी शीर्ष जो होता है एक बिंदु पर सभी भुजाएं मिल रही हैं, तो उसे हम कहते हैं कौन सा? त्रिभुजाकार पिरामिड कहते हैं, ठीक है। तो ये बनाना कैसे सीखते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम प्रिज्म बनाते हैं, ठीक है। त्रिभुजाकार ट्राइंगल क्या बनाते हैं? प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म कैसे बनाते हैं? प्रिज्म देखें तो देखिए प्रिज्म कैसे बनाने का तरीका ये है। आपको एक सेंटर लाइन खींचने, जैसे एक मान लो हमने एक सेंटर लाइन, सब सेंटर लाइन सब खींचने तक आसान हो जाता है, ठीक है। सेंटर लाइन खींचा और यहाँ पर हमने एक ऐसे इस प्रकार ये बना लिया हमने, ये, ठीक है। एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब त्रिभुज बनाने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी लाइन हमें दिखेंगी, कौन सी नहीं दिखेंगी, ठीक है। जो पीछे की साइड जो लाइन होती है, जो नहीं दिखती हैं, उनको हम डैश लाइन से बनाते हैं। तो देखिए अब हमने क्या किया, इसका एक सेंटर यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको यहाँ से अगर मिलाएं, जैसे सेंटर कैसे निकालेंगे इसका जो सेंटर निकालने का तरीका ये होगा, यानी इसको अगर हम इसको बीच में से यहाँ मिलाएं और इसको बीच में से यहाँ मिलाएं और इसको बीच में से यहाँ, तो इसका जो सेंटर है यहाँ जाएगा ये। अब इस क्या करेंगे, एक सेंटर पर 90 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? 90 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। 90 डिग्री पे लाइन खींच देते हैं तो इसका सेंटर निकलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर 90 डिग्री लाइन खींचेंगे, इस पर 90 डिग्री लाइन खींचेंगे और इस पर 90 डिग्री लाइन खींचेंगे। अब इनको इस प्रकार यहाँ से इस प्रकार और इस प्रकार यहाँ से मिला देंगे। तो ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, ये जो आकृति बन जाएगी आपकी त्रिभुजाकार, क्या बन जाएगी? प्रिज्म की बन जाएगी। लेकिन हमने देखा कि ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये डैश आएंगी। क्यों आएंगी ये डैश? ये डैश इसलिए आएंगी क्योंकि ये पीछे की साइड है। कैसे है? पीछे की साइड है, ये वाली डैश आएंगी। तो ये दोनों साइड डैश आएंगी, ठीक है। और ये भी यहाँ पर जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली लाइन कैसे आएगी? ये वाली देखिए, ये भी डैश लाइन आएगी क्योंकि पीछे की साइड है। तो ये क्या बन गया, कौन सा बन गया आपको? त्रिभुजाकार प्रिज्म बन गया। अब पिरामिड कैसे बनाते हैं? देखिए पिरामिड, त्रिभुजाकार जो पिरामिड है, त्रिभुजाकार जो पिरामिड, ठीक है। कैसे बनाएंगे? पिरामिड बनाना सिखाते हैं आपको, पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने एक ये लाइन खींची, ठीक है। उसके बाद हमने ये त्रिभुज कंप्लीट कर लिया, एक त्रिभुज कंप्लीट किया। और उसके बाद हमने इसका सेंटर कैसे निकालेंगे? सेंटर निकाल करके हम पिरामिड बनाना है। देखिए इसका बीच आधा और इसका भी आधा और इस प्रकार आधा, इसका ये सेंटर निकला है। अब इस सेंटर पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे। 90 डिग्री पे एक लाइन खींची। अब इस लाइन को खींचने के बाद क्या करेंगे, हम इन सभी बिंदुओं को, देखिए इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और ये इससे मिल गया। तो ये कौन सा बन जाएगा आपका, यानी त्रिभुजाकार पिरामिड बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम आकृति इसकी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए पेंटागोनल, ठीक है, यानी जिसमें आधार कैसा है, पंचभुज है, और इसका शीर्ष भी कैसा है, पंचभुज, उसे हम पेंटागोनल प्रिज्म कहते हैं। जिसका आधार कैसा है, पेंटागन पंचभुज है, और शीर्ष पर एक बिंदु, यानी एक बिंदु पर सभी भुजाएं मिल रही हैं इसकी, तो उसे हम क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। ये तो पिरामिड हो गया, ये क्या हो गया? प्रिज्म हो गया, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं देखिए, इनको भी सिखाते हैं कैसे बनते हैं ये। तो सबसे पहले देखिए
ये पंचभुज बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, पंचभुजाकार प्रिज्म बना रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक पंचभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक पंचभुज हमने बनाया इस प्रकार, ये हमने पंचभुज बना दिया। ठीक है, अब पंचभुज पे ये हम 90 डिग्री पर लाइन ले गए, कितने पे ले गए, ये जो हम लाइन ले जा रहे हैं इस पर, ये भी 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री पर। अब इन सभी भुजाओं को जब हम मिलाते हैं ऐसे आपस में, इन सभी भुजाओं को अगर हम आपस में यहाँ से, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, ठीक है, तो ये आपका बन गया पंचभुजाकार, क्या बन गया, प्रिज्म बन गया। ठीक है, तो ये पंचभुजाकार प्रिज्म बन जाता है। अब पंचभुजाकार क्या बनाना है हमें, पिरामिड बनाना है। पंचभुजाकार क्या बनाना है, पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिड कैसे बनाएंगे, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक हमने लाइन खींची, एक लाइन यहाँ खींची, एक लाइन यहाँ खींची, ठीक है, ये और ये हमने ये पंचभुज बना दिया। ठीक, क्या बना दिया, अब पंचभुज बना दिया। अब पंचभुज बनाने के बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद सेंटर निकालते हैं। सेंटर कैसे निकालेंगे, इन दोनों लाइनों को अगर हम मिला दें ऐसे यहाँ से, तो ये सेंटर, इसको यहाँ मिला दें और इसको यहाँ मिला दें। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर, सॉरी देखिए हम पिरामिड बना रहे हैं। ठीक है, पिरामिड पंचभुजाकार बना रहे हैं। ठीक है, पंचभुजाकार, देखिए एक लाइन ऐसे, एक लाइन इस प्रकार, एक लाइन इस प्रकार, एक लाइन इस प्रकार। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत हो गया, सही बनाते हैं। ये आपका ठीक है, ये पंचभुजाकार बन गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, इन दोनों को यहाँ से मिलाएंगे और इसकी जो मध्यम है, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से, इसको मध्य में से यहाँ से, ठीक है, और एक यहाँ से सेंटर लाइन लेके जाएंगे, इधर एक सेंटर लाइन यहाँ से लेके जाएंगे और सेंटर लाइन ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको सीधा मिला देंगे, इसको सीधा मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो ये लाइन है ये वाली, ठीक है, ये जो आपकी जो लाइन है ये डेड डैश आएगी, ये डेड डैश आएगी, ये वाली जो लाइन है ये डेड डैश आएगी, ये वाली जो लाइन है ये डेड डैश आएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार क्या बन जाएगा, आपका पंचभुजाकार प्रिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पंचभुजाकार प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हेक्सागोनल क्या है, हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल यानी जिसकी 6 भुजा होती हैं, आधार भी 6 भुजाएं और शीर्ष पर 6 भुजाओं की, ये क्या बना रहा है, षटभुज बनना है, ये भी षटभुज बनना है, तो उसे हम प्रिज्म कहेंगे। और ये षटभुज क्या बनना है, आधार में क्या है, षटभुज है और शीर्ष में क्या है, एक बिंदु है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पिरामिड कहेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं इस प्रकार। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है आपका सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर को हम बेलन कहते हैं। अब बेलन का जो आधार कैसा होता है, एक वृत्त होता है और शीर्ष भी क्या होता है, एक वृत्त होता है, उसे हम बेलन कहते हैं। और जब आधार क्या हो, एक वृत्त होता है और शीर्ष पर एक बिंदु मिले होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। तो ये पिरामिड का उदाहरण है और ये प्रिज्म का उदाहरण होता है। ठीक है, तो देखिए सिलेंडर कैसे बनाते हैं, देखिए सिलेंडर की तरफ चलते हैं। अब बेलन कैसे बनाते हैं। ठीक है, बेलन बनाने के लिए तरीका क्या होता है, सबसे पहले एक हमने सेंटर लाइन खींचेंगे, सबसे पहले एक सेंटर लाइन खींची, सेंटर लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब सेंटर लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम एक खींचने के बाद देखिए, यानी उसके व्यास के बराबर प्रिज्म के जो यानी उसके व्यास के बराबर हम लाइन खींच लेते हैं। देखिए एक लाइन खींच ली, उसके बाद हमने ये सेंटर लाइन खींच ली, जितनी उसकी ऊंचाई है उसके ऊपर लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर एक हम ऐसे इस प्रकार इलिप्स प्रकार की आकृति बनाएंगे, क्या इलिप्स, और इधर क्या जो हम बनाएंगे इस प्रकार डेड डैश में आकृति बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, डेड डैश में बनाएंगे, यानी इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, और ये इलिप्स पूरा कर लिए। ठीक है, तो ये आपका जो बना है क्या बन गया, बेलनाकार बन गया। ठीक है, बेलनाकार प्रिज्म बना है। तो और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बीचों बीच में इसके जो सेंटर है यहाँ पर, ठीक है, सेंटर पे हम क्या खींच सकते हैं, इसकी सेंटर लाइन खींच सकते हैं। देखिए ये इस प्रकार यहाँ ये सेंटर लाइन हमने खींच ली, ये सेंटर लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी क्या दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, हाइट यानी ऊंचाई को दे सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई यानी ऊंचाई को, ठीक है, और ऊंचाई को हमने h लिख दिया इस प्रकार। और यहाँ पर जो हम दे सकते हैं इसका, इस पर हम इसका यानी क्या दे सकते हैं, व्यास दे सकते हैं। ठीक है, व्यास भी दर्शा सकते हैं इसका, ये यहाँ पर d हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आपका बेलन बन गया। क्या बन गया, बेलन। इस प्रकार हम फ्री हैंड स्केच ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, शंकु यानी कौन। ठीक है, शंकु की जो फ्री हैंड स्केच कैसे करते हैं, जिसे हम कौन कहते हैं। ठीक है, तो इसके कौन, देखिए सबसे पहले तरीका ये होता है, आपको एक सेंटर लाइन खींचनी है। सबसे पहले सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी इसका जो व्यास है उसके बराबर इसमें यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं, कितना जितना व्यास है, और उसके बाद ये आपका इसका सेंटर लगा लेते हैं। सेंटर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे
एक हम इलिप्स खींचेंगे, क्या खींचेंगे, इलिप्स, ठीक है। इलिप्स खींच लिया हमने, ये इलिप्स खींच लिया, ठीक है। इलिप्स खींचने के बाद हम क्या करते हैं, सॉरी देखिए हम शंकु बना रहे हैं, शंकु, ठीक है, कौन, ठीक है। तो सेंटर लाइन खींचेंगे सबसे पहले, सेंटर लाइन खींचने के बाद हम क्या करते हैं, इस पर ये व्यास के बराबर पॉइंट लगा लिए, फिर यहाँ पे सेंटर के बराबर पॉइंट लगा लिया। उसके बाद हमने एक इलिप्स बनाया, ये इलिप्स बनाएंगे, ठीक है, इलिप्स बना लिया ये हमने। इलिप्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इलिप्स बनाने के बाद यहाँ पे सेंटर लाइन खींचेंगे, एक सेंटर लाइन खींच देते हैं, सेंटर लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। एक सेंटर लाइन खींच ली, सेंटर लाइन खींचने के बाद हम क्या करते हैं, इसके जो ये बिंदु हैं, इस जितनी ऊंचाई के बराबर है उस बिंदुओं को हम यहाँ से इस प्रकार मिला देते हैं। तो ये तो यहाँ पर ये जो होगी, ये वाली जो है, ठीक है, ये जो है इसकी ये तिरक लेंथ होगी, क्या होगी, ये तिरक लेंथ होगी इसकी, ठीक है। शंकु क्या होगी, तिरक लेंथ होगी, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी क्या होगी, हाइट होगी, क्या होगी इसकी, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है, हाइट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं ये इसका जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यानी व्यास हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन देना मैं आपको सिखा दिया, ये व्यास हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या बना सकते हैं, एक शंकु बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक आता है अगला, ठीक है, गेजेज। गेजेज क्या आते हैं, गेज का क्या काम क्या होता है, जो हम भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी वस्तु बनाते हैं, तो गेजों के माध्यम से हम उनकी नाप लेकर के उनके अच्छी तरह से क्वालिटी में क्या बनाते हैं, हम वस्तु को निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अच्छी क्वालिटी में अगर हमें क्या बनाना है, किसी वस्तु का प्रोडक्ट यानी बनाना है, कोई वस्तु को बनाना है, तो उसके लिए हम गेजेज की आवश्यकता पड़ती है, उनसे नापना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गेजेज है वो कौन सा है आपका, ये जो गेज दे रखा है वो वर्नियर हाइट गेज, यानी जो गेज क्या काम आता है, ये गेज जो है आपका हाइट यानी हाइट में नापने के लिए काम में आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक तो आपका मेन स्केल होता है, यानी एक साइड में तो मेन स्केल होता है और एक साइड में इसका वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। तो जो वर्नियर जो पैमाना होता है उसका जो लीस्ट काउंट मानते हैं उसका होता है 0.02 mm होता है, ठीक है, कितना 0.02 mm होता है। तो इनके लिस्ट काउंट ही काम आते हैं, यानी कम से कम कितना नाप सकता है उसे हम लिस्ट काउंट कहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, स्क्रैबर, यानी इस स्क्रैबर के माध्यम से हम ऊंचाई की नाप का निर्धारण करते हैं। ये वर्नियर स्लाइड होती है, यानी वर्नियर स्केल होता है, ये वर्नियर प्लेट होती है, ठीक है। और लॉकिंग स्क्रू की सहायता से हम लॉक कर सकते हैं इसको, स्लाइड को। फाइन सेटिंग स्क्रू होता है, यानी हम छोटी छोटी जो सेटिंग है उसको करने के लिए फाइन सेटिंग स्क्रू काम लेते हैं। और लॉकिंग स्क्रू यानी ये लॉक करने के लिए काम आता है स्लाइड को, ठीक है। ये बीम होती है, ये वाली सारी बीम है, और ये इसका बेस होता है। इस प्रकार ये वर्नियर हाइट गेज होता है। तो ये भी आपको इस फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए क्वेश्चन में आता है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। अब जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है ये क्या काम आता है आपके लिए, यानी कोण नापने के लिए, काम आता है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है 5 डिग्री होता है, कम से कम कितना होता है, 5 डिग्री होता है। तो ये इस प्रकार का होता है, इस प्रकार की इसमें आकृति होती है, ठीक है। और इसकी फ्री हैंड स्केच बनाने की हमको सीखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, एक डिस्क यानी डायल डिस्क होती है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट सुई का पॉइंट होता है, वर्नियर स्केल होती है और मेन स्केल होते हैं इस पर, ठीक है। ये नॉब होती है, मेन स्केल होता है, और इसमें कौन सा होता है, वर्नियर स्केल होते हैं दोनों, ठीक है। इनर डिस्क होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्लेड लॉकिंग स्क्रू होता है, मेजरिंग सरफेस होती है, ठीक है, और ब्लेड होता है। इस प्रकार ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्ट होता है। उसके बाद देखते हैं ये डेप्थ गेज, ठीक है। जैसे वर्नियर हाइट मतलब हाइट को नापता है, इसी प्रकार ये डेप्थ में नापने के लिए काम में लेता है। वर्नियर हाइट गेज की तरह ही होता है सेम, लेकिन ये डेप्थ यानी गहराई नापने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है सेंटर गेज, यानी सेंटर गेज का मतलब होता है ये कुछ कोणों के सेंटर्स नापने के लिए काम आता है। जैसे 60 डिग्री ये कोण होता है, ठीक है, ये 60 डिग्री का बना हुआ, तो हमें इनके साथ इसके माध्यम से सीधे ही कोण नापने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो हमने कोई कोण बनाया किसी वस्तु को, और हमने 30 डिग्री बनाना है और 60 डिग्री बनाना है, तो हम 60 डिग्री बना लिया, तो उसके बाद जांचना कैसे, तो उसको जांचने के लिए हम इसको नॉब को, ये 30-60 डिग्री की है उसमें हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर गेज होता है। उसके बाद क्या है, ये जो वायर गेज, ठीक है। वायर गेज में जो ये पॉइंट होते हैं ये लगभग 36 होते हैं, कितने होते हैं, 36 भाग होते हैं। तो इस वायर गेज के माध्यम से जो वायर की है ना, जो मोटाई है, वायर की जो मोटाई है उसको हम नापने के लिए इसका काम लेते हैं, ठीक है। कितने गेज का है वायर, तो उसकी नापने के लिए हम वायर गेज का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ड्रिल गेज, यानी जो ड्रिल की जो साइज है, ड्रिल की जो साइज है, ठीक है। तो उसके लिए नापने के लिए हम ड्रिल गेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं, ड्रिल गेज का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है आपका फिलर गेज, यानी फिलर गेज का मतलब क्या होता है, ये पत्ती होती है, ठीक है। अब 2 सतह हैं, ठीक है। 2 सतहों के मध्य जो गैप है, उनके 2 सतहों के जो मध्य गैप है उसको नापने के लिए हम फिलर गेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये फिलर गेज का स्केच है। उसके बाद ये होता है डायल बोर गेज, यानी ठीक है। अब ये बोर गेज यानी कोई भी जो गहराई में एक बोर यानी होल किया हुआ है, अब वहाँ पे उसकी साइज़ नापनी है,
तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब जितना इसका, जैसे ये फिक्स एनुअल इंसर्ट होता है, इसको जब हम बोर में डालते हैं तो उस जितना इसका डिस्क्रिप्शन होगा वो क्या होगा, ये बताएगी इसमें कितना इसकी नाप है, ठीक है। तो ये डायल बोर गेज होता है। उसके बाद होता है ये कैलिपर गेज, ठीक है। कैलिपर गेज का मतलब होता है डायरेक्ट ही किसी वस्तु की नाप करने के लिए यूज में ले जाते हैं। तो इनमें ये जबड़ों में फंसा करके उससे जांच कर लेते हैं कि भी सही बना या नहीं बना, ठीक है। उसके बाद होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ठीक है। अगर हम क्या किसी कोई भी होल बना रहे हैं, कोई भी नट बोल्ट बना रहे हैं, तो उसका हम होल बना ड्रिल करते हैं उसमें। तो उसके बाद उसको जांचने के लिए हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज यूज़ करते हैं, जो कि अगर यहाँ पर आगे गो तो सही बन रहा है, नो गो यानी गलत बन गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है बेलनाकार, ये बेलनाकार प्लग गेज होता है। उसके बाद है आपका रेडियस गेज। रेडियस का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु की अगर रेडियस नापनी है तो उसके लिए रेडियस गेज का उपयोग करते हैं। इंटरनल रेडियस नापनी है या एक्सटर्नल रेडियस नापने के लिए दोनों तरह की इसमें पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए आंतरिक, इसमें ये आंतरिक रेडियस नापेगा और ये बाह्य रेडियस नापेगा। बाहर की जो रेडियस है उसके नापेंगे इसका, और आंतरिक के लिए इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एंगल गेज। क्या? एंगल गेज, ठीक है। एंगल यानी 1 डिग्री कोण, ठीक है। ये पत्तियाँ होती हैं 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, ये पत्तियाँ होती हैं। तो इनसे डायरेक्ट हम क्या एंगल नाप सकते हैं। किसी वस्तु का एंगल पे बना रहे हैं तो उसको हम डायरेक्ट एंगल नाप सकते हैं इस पर, ठीक है। उसके बाद होता है टेलीस्कोप गेज, ठीक है। टेलीस्कोपिक गेज होता है ये। तो टेलीस्कोप गेज भी जो होता है ये बोर गेज की तरह होता है, लेकिन जो अंदरूनी भाग है उनकी जो नाप है उसके व्यास नापने के लिए हम इसका उपयोग हम टेलीस्कोप गेज का करते हैं। जो जैसे ये व्यास है उसको नाप रहे हैं तो उसमें टेलीस्कोप गेज लगा करके हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये रॉड इसमें जैसे अंदर जाती है तो रॉड उसमें फंस जाती है और उसकी नाप हम इस पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये टेलीस्कोप गेज होता है। उसके बाद आता है आपका स्क्रू पिच गेज, ठीक है। अब दो चूड़ियों की जो पिच है, ठीक है, दो दांतों की जो मध्य दूरी है वो पिच कहलाती है। अब चूड़ियों की जो पिच है, पिच ज्ञात करने के लिए, पिच को नापने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, ठीक है। इसके माध्यम से हम जैसे कोई भी थ्रेड बनाई है तो उसको थ्रेड में इसको हम कस करके थ्रेड में कस करके जांच कर लेते हैं कि अगर थ्रेड सही बनी है तो गो हो जाएगा और नहीं बनी है तो ये नो गो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको थ्रेड यानी डायरेक्ट यूज करने के लिए हम करते हैं कि थ्रेड सही बनी है या नहीं बनी, उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, ठीक है। तो ये जो होता है स्क्रू थ्रेड जो होता है ये एक्सटर्नल चूड़ी के लिए काम ले आता है, और ये जो आपका था, ठीक है, ये इंटरनल चूड़ी को लेता है, ठीक है। स्क्रू थ्रेड प्लग गेज इंटरनल चूड़ी को लेता है और ये आपका था एक्सटर्नल यानी बाह्य चूड़ी नापने के लिए हम स्क्रू थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एनुअल गेज। यानी एनुअल गेज का मतलब होता है यानी दो जॉब की जो मध्य यानी मोटाई है उसको नापने के लिए हम एक तरह से एनुअल गेज का यानी एनुअल गेज को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है आपका स्लिप गेज, ठीक है। स्लिप गेज आता है, ठीक है। अब स्लिप गेज क्या होता है, स्लिप गेज में यानी ये लगभग स्लिप गेज 112 पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें ये छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। तो एंगल नापने के लिए हम क्या करते हैं, स्लिप गेज का यूज़ करते हैं, या फिर जो उनकी जो बीच में स्लिप गेज लगा करके हम क्या करते हैं, तो एंगल नापते हैं तो उसमें स्लिप गेज यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो ये स्लिप गेज होता है। स्लिप गेज की फिक्स नाप की होती हैं, जैसे ये 25 एम स्लिप गेज लगा करके हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की हम क्या कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या है, अगर हमारा ये जो माइक्रोमीटर है और माइक्रोमीटर स्लिप गेज लगा है ये फिक्स 25 एम की है, ठीक है। अब माइक्रोमीटर की हमें क्या करनी है, जांच करनी है सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम स्लिप गेजों के माध्यम से इसकी जाँच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जिनसे हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, संयुक्त होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए स्क्वायर होता है और प्रोटेक्टर, यानी इसके द्वारा हम स्क्वायर यानी 90 डिग्री पे भी कोण नाप 90 डिग्री पे हम भुजा बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कोण भी नाप सकते हैं और इसमें सेंटर ऐड है, सेंटर भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन सेट होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है आपका वर्नियर कैलिपर आता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ये शुद्धता मापते हुए, ठीक है, मापने के लिए काम जाता है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है कम से कम नाप करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, ठीक है। 0.02 mm होता है इसका लिस्ट काउंट, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर होता है, ये सामान्य वर्नियर कैलिपर है। उसके बाद होता है डायल कैलिपर। यहाँ पर जो हम नाप न पढ़ते हैं वो डायल कैलिपर से पढ़ते हैं, डायल के रूप में पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम डायल कैलिपर है। उसके बाद आता है आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी जो बाहर की जो माप करने के लिए ये माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका वो लिस्ट काउंट है 0.01 mm होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, ये थिम्बल होता है, इसमें नाप कटी हुई थी, ठीक है। ये रैचेट होता है और ये बैरल है यहाँ पर, ठीक है। और ये स्पिंडल लॉक, ये स्पिंडल, ये एनुअल, ठीक है। और ये फ्रेम होता है इसका, ठीक। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद आता है इनसाइड माइक्रोमीटर, यानी इनसाइड यानी अंदर की जो माप करने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं। इसमें एक्सटेंशन रॉड यूज़ करके हम लगाते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन रॉड कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये 50 से 75 mm की, 75 से 100,
125 से 150 एक्स इस प्रकार की एक्सटेंशन रोड होती हैं, ठीक है, जो कि साइज़ के अनुसार काम में ली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर, यानी डेप्थ में नापने के लिए हम माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं, उसे हम डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसी की तरह होता है, माइक्रोमीटर की तरह है, सिंपल एक्सटर्नल उसी की तरह होता है, ठीक है। इसमें ग्रेजुएशन होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इनमें अंतर से हम जांच कर लेते हैं। ये थिम्बल होता है, इसमें पार्ट कटे होते हैं, ठीक है, 50 तक, ठीक है। तो इस प्रकार ये होता है, ठीक है। तो हम डेप्थ माइक्रोमीटर, उसके बाद ये हमारा आता है डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। तो किसी भी तो डायल टेस्ट इंडिकेटर से हम क्या कर सकते हैं, डायल यहाँ पे ये कोई भी जैसे सरफेस रफनेस हो उसमें क्या कर सकते हैं हम, कितना ये ऊपर नीचे जा रहा है सरफेस की जो जांच करने के लिए, एक तरह से हम इसकी जांच करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इसमें कितना जो सरफेस में कितना विक्षेप हो रहा है वो सुई बताती है, इसमें कितना विक्षेप है उसको हम जांच कर सकते हैं। तो ये डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, ठीक है, ओके। हम तो आज हमने पूरा पढ़ चुके हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, तो धन्यवाद। तो हमने क्या पढ़ा आज, ठीक है। एक तो हमने फ्री एंड पॉलीगन्स की फ्री एंड स्केचिंग, यानी पॉलीगन्स की फ्री एंड स्केचिंग कैसे करते हैं वो सीख लिया था हमने, ठीक है। पॉलीगन्स की जो फ्री एंड स्केचिंग पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन सीख लिए थे। उसके बाद हमने कुछ आकृतियाँ जैसे आपके प्रिज्म पिरामिड की फ्री एंड स्केचिंग। उसके बाद हमने कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और आपके गेजेज, यानी जो काम पे आने वाले जो गेजेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनकी फ्री एंड स्केच भी हमें करनी चाहिए। ये आपके क्वेश्चन में बताता है, कोई सा भी जैसे वर्नियर कैलिपर की क्वेश्चन में इस प्रकार आता है कि जैसे वर्नियर कैलिपर को बनाइए, यानी ड्रॉ ये वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब सिंपल बनाना है या आपको डायल बनाना है, कोई से भी पूछ सकता है। उसके बाद ड्रॉ ए जैसे पूछ सकता है आपको, ड्रॉ ए माइक्रोमीटर, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, या डेप्थ माइक्रोमीटर कोई सा भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार के आपको ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके ये हाथ से नहीं निकलेंगे, तब तक आपको बनेंगे नहीं। तो इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर दिए, ठीक है, ओके, धन्यवाद।